गुड मॉर्निंग भारत। एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ हम लेकर आते हैं हमारा गुड मॉर्निंग भारत शो। तो आइए जान लेते हैं आज की ताजा सुर्खियों के बारे में। हमारी आज की पहली खबर है, जम्मू में 4 आतंकियों के मारे जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नगरोटा मुठभेड़ से बड़े विनाश के प्रयास नाकाम। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादियों के मारे जाने के बाद शुक्रवार को शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की तथा जोर दिया कि सुरक्षा बलों ने बड़े विनाश को अंजाम देने के उनके प्रयासों को विफल कर दिया है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने कहा कि आतंकवादियों की साजिश 26 नवंबर के मुंबई आतंकवादी हमले की बरसी पर कुछ बड़ा करने की थी। प्रधानमंत्री ने बैठक के बाद अपने ट्वीट में कहा, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 4 आतंकवादियों का सफाया और उनके पास भारी मात्रा में हथियारों और विस्फोटकों की मौजूदगी से संकेत मिलता है कि बड़ी तबाही मचाने के उनके प्रयासों को एक बार फिर नाकाम कर दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने सुरक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने एक बार फिर अप्रतिम बहादुरी और पेशेवर रुख का परिचय दिया है। उन्होंने कहा, उनकी सतर्कता के लिए धन्यवाद। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को निशाना बनाने की एक नापाक साजिश को नाकाम कर दिया है। बैठक में प्रधानमंत्री ने स्थिति का जायजा लिया। समीक्षा बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव और शीर्ष खुफिया अधिकारी भी शामिल हुए। इससे पहले कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने गुरुवार को श्रीनगर में कहा था कि 4 आतंकवादी इस महीने के अंत में होने वाले जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसी चुनाव की प्रक्रिया को बाधित करना चाहते थे, क्योंकि पाकिस्तान राजनीतिक प्रक्रिया में बाधाएं डालने का प्रयास कर रहा है। वहीं जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक मुकेश सिंह ने जम्मू में कहा कि डीसीसी चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद से पुलिस को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा संभावित घुसपैठ किए जाने की सूचनाएं मिल रही हैं। सिंह ने कहा था कि 11 AK राइफल, 3 पिस्टल, 24 मैगजीन, 29 हथगोले और 6 यूबीजीएल ग्रेनेड समेत भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। इसी खबर के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, सोनिया गांधी ने कांग्रेस की 3 समितियों का किया गठन। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विदेश, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक मामलों से जुड़ी नीतियों व मुद्दों पर विचार के लिए 3 समितियों का गठन किया है। इन तीनों समितियों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल हैं। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा गठित ये समितियां विदेश, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक मामलों को लेकर नीति और मुद्दों पर विचार कर उन्हें सूचित करेंगी। आर्थिक मामलों की समिति में मनमोहन सिंह के अलावा पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह शामिल हैं। जयराम रमेश इस समिति के संयोजक होंगे। विदेश मामलों की समिति में मनमोहन, वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा, सांसद शशि थरूर और सप्तगिरी उल्का शामिल हैं। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद इस समिति में संयोजक बनाए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी समिति में मनमोहन सिंह, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, वरिष्ठ नेता वरिप्पा मोइली और व्यथिलिंगम शामिल हैं। इस खबर के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, अनिल विज ने लगवाया कोरोना का टीका। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। हरियाणा में शुक्रवार को कोरोना टीके परीक्षण का तीसरा चरण शुरू हो गया। प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने तीसरे चरण के परीक्षण में टीका लगवाकर इस अभियान की शुरुआत की। विज देश के पहले स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने यह टीका लगवाया है। परीक्षण से पहले डॉक्टरों की टीम ने विज के स्वास्थ्य की जांच की और रोहतक पीजीआई के विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में उन्हें टीका लगाया गया। इस दौरान विज ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को आगे आकर इसका हिस्सा बनना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि मसूरी में 33 प्रशिक्षु IAS अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।
उत्तराखंड के देहरादून जनपद के मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के 33 प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इससे अकादमी में हड़कंप मच गया है और इन सभी प्रशिक्षु अधिकारियों का इलाज किया जा रहा है और इन्हें एकांतवास में भेज दिया गया है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर में हम आपको बताते हैं कोरोना के आंकड़ों के बारे में, तो आइए जान लेते हैं विस्तार से। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 118 लोगों की मौत, 6,608 नए मामले आए सामने। मौसम में आए बदलाव के बाद दिल्ली में कोरोना संक्रमण से मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। शुक्रवार को 24 घंटे के अंदर दिल्ली में 118 मरीजों की मौत हुई और 6,608 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। नए मामलों के बाद संक्रमण की दर 10.59 व मृत्यु दर 1.54% दर्ज की गई है। 24 घंटे में दिल्ली में 62,425 कोरोना संक्रमण की जांच की गई है। शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना से संक्रमित 8,775 मरीज ठीक हुए हैं। नए मामलों के बाद अब दिल्ली में सक्रिय मामलों की संख्या 40,936 हो गई है और इस समय 24,042 मरीजों का इलाज घर में चल रहा है। इन क्षेत्रों में नए मामले आने के बाद सरकारी एजेंसियों ने इस क्षेत्रों को सील कर दिया है। इस समय दिल्ली के अस्पताल में 9,491, कोविड केयर सेंटर में 584 और कोविड हेल्थ केयर सेंटर में 211 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। 24 घंटे में सरकारी एजेंसियों ने 23,507 RT-PCR व 38,918 एंटीजन जांच की है। दिल्ली में अब तक 57,15,516 संक्रमण जांच की जा चुकी है। वहीं इस बीमारी से मरने वाले मरीजों का आंकड़ा अब बढ़कर 8,159 हो गया है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, श्रम मंत्रालय ने दिया 12 घंटे के कार्य दिवस का प्रस्ताव। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। किसी भी श्रमिक को हफ्ते में 48 घंटे से अधिक काम करने की आवश्यकता नहीं होगी और न ही ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी। यह प्रस्ताव इसलिए किया गया है कि 8 घंटे से अधिक काम करने वाले सभी श्रमिकों को ओवरटाइम मिल सके। श्रम मंत्रालय ने संसद में हाल ही में पारित एक संहिता में कार्य के घंटे को बढ़ाकर अधिकतम 12 घंटे प्रतिदिन कर दिया है। अभी कार्य दिवस अधिकतम 8 घंटे का होता है। मंत्रालय ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य शर्तें संहिता 2020 के मसविदा नियमों के तहत अधिकतम 12 घंटे के कार्य दिवस का प्रस्ताव दिया है। इसमें बीच में अल्पकालिक अवकाश यानी कि इंटरवल भी शामिल है। हालांकि 19 नवंबर 2020 को अधिसूचित इस मसविदे में साप्ताहिक कार्य घंटे को 48 घंटे पर बरकरार रखा गया है। मौजूदा प्रावधानों के तहत 8 घंटे के कार्य दिवस में कार्य सप्ताह 6 दिन का होता है तथा 1 दिन का अवकाश होता है। श्रम मंत्रालय की एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह भारत की विषम जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जहां काम पूरे दिन में बटा हुआ होता है। इस खबर के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है कि अब दिल्ली में बिना मास्क के पकड़े जाने पर 2,000 रुपए का होगा जुर्माना। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने वालों पर अब 2,000 रुपए का जुर्माना होगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए शुक्रवार को उप सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एस सुनील ने आदेशों की सूचना जारी की। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को ही 500 रुपए की जुर्माना राशि को 2,000 रुपए करने का फैसला लिया था। आदेशों के मुताबिक अधिकार प्राप्त अधिकारी इस मामले में 5 विशेष प्रावधानों के तहत जुर्माना करने का अधिकारी होगा। इसमें एकांतवास नियम, 2 गज की दूरी का पालन, सभी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना, सार्वजनिक स्थल पर थूकना व सार्वजनिक स्थल पर पान, गुटखा व तंबाकू उत्पाद का सेवन करना शामिल है। आपको बता दें कि इस आदेश पर भाजपा ने कहा कि फरमान गरीब विरोधी है, आदेश वापस ले सरकार। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली सरकार द्वारा मास्क नहीं लगाने वालों पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाने के निर्णय को गरीब विरोधी कदम बताया है। उन्होंने बताया कि इस आदेश को तुरंत वापस लिया जाए।
उन्होंने सरकार से अपील की कि वह पूरी दिल्ली में मुफ्त मास्क वितरण कराए और लोगों को कोरोना महामारी को लेकर जागरूक भी करे। जब तक इस महामारी की रोकथाम के लिए कोई वैक्सीन या दवाई नहीं आ जाती, तब तक बचाव ही इससे बचने का एकमात्र रास्ता है। मुफ्त मास्क वितरण कार्यक्रम के तहत उन्होंने मोलड़ बंदर अग्रवाल मार्केट में लोगों को निःशुल्क मास्क बांटे। इसी खबर के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर छठ पूजा को लेकर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल यानी कि 20 नवंबर को लोगों ने छठ पूजा मनाई। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दिल्ली में प्रतिबंध तो लोग चले गए एनसीआर। दिल्ली में सार्वजनिक तौर पर छठ महापर्व मनाने पर लगी पाबंदी के कारण बड़ी संख्या में लोगों ने राजधानी से एनसीआर की ओर रुख किया। लोगों ने अपने रिश्तेदारों या फिर जानकारों के घर जाकर छठ महापर्व के मौके पर शुक्रवार को अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य दिया। दिल्ली के अलावा नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद और आसपास के कई इलाकों में लोगों ने आस्था के साथ लोक पर्व मनाया। नोएडा सेक्टर 45 काशीराम आवासीय परिसर में बने घाट पर पहुंचे न्यू अशोक नगर निवासी रामचंद्र सिंह ने बताया कि उनके मामा इसी इलाके में रहते हैं। यहां से न्यू अशोक नगर की दूरी महज 6-7 किलोमीटर की है। यही कारण है कि उन्होंने निर्णय लिया कि वह इस बार न्यू अशोक नगर में छठ नहीं कर अपने मामा के घर करेंगे। कोरोना महामारी के बाबत दिल्ली के घाटों पर छठ पूजा की मनाही के चलते यहां व्रतियों ने छठों और बालकनी से अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य दिया। शुक्रवार को सूर्यास्त का समय 5:26 निहित था। सूर्य अर्घ्य अर्पण के लिए जरूरी जल मलाव एक बड़ी चुनौती थी। आपको बता दें कि हर साल विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर पहले से ही आरक्षित घाटों में साफ पानी की व्यवस्था सरकारी एजेंसियां, दिल्ली सरकार व नगर निगम या आरडब्ल्यूए करता था। इस बार दिल्ली के छठ व्रतधारियों को अपनी व्यवस्था खुद ही करनी पड़ी। उन्होंने अपनी जगह व क्षमता के हिसाब से पानी का भराव किया। जल जमाव के लिए प्लास्टिक के बड़े बड़े टबों, रबड़ वाले टब या फिर ईंट से चार दीवारी बनाकर उस पर प्लास्टिक की पन्नी लगाकर पानी से भर दिया गया। घाट की तर्ज पर छठ पूजा के लिए घरों में वेदी भी बनाई गई। वहीं आपको बता दें कि छठ पूजा के लिए पुलिस ने कहीं रोका तो कहीं पर बनी मददगार। राजधानी में आखिरी दिन तक छठ पूजा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। छठ पूजा आयोजकों को उम्मीद थी कि सरकार सार्वजनिक तौर पर छठ मनाने की अनुमति दे सकती है, पर अनुमति नहीं मिलने पर जहां एक ओर दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों ने व्रतियों को घाट पर अर्घ्य देने जाने से रोका, तो वहीं कई इलाकों में दिल्ली पुलिस ने मददगार की भूमिका भी निभाई। पुलिस ने लोगों को यमुना किनारे या फिर पार्कों में बनाए गए घाटों पर जाने की बजाय घरों में ही अस्ताचल सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए प्रेरित किया। इसी खबर के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है दिल्ली में प्रदूषण को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली की हवा लगातार बिगड़ती जा रही है, तो आइए इस खबर के बारे में जान लेते हैं विस्तार से। प्रदूषण का स्तर एक बार फिर गहराने लगा है। दिल्ली में मध्यम दर्जे के वायु प्रदूषण ने एक बार फिर राजधानी को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। बीते दिनों में 99 से कम स्तर तक आ चुके वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI ने एक बार फिर बढ़त बनाते हुए 300 का आंकड़ा पार कर लिया है। शुक्रवार को राजधानी दिल्ली और NCR में फिर से प्रदूषण में वृद्धि दिखाई दी। सुबह के समय प्रदूषण अधिक था, जबकि दिन में कुछ सुधार आए क्योंकि हवा तेज हो गई थी। आज दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 310 दर्ज किया गया। दिल्ली NCR में प्रदूषित 10 स्थानों में शीर्ष पर रहा नोएडा, जहां PM 10 रहा 236 और PM 202.5 बढ़ते हुए 335 के स्तर पर पहुंच गया। ग्रेटर नोएडा 314, गुरुग्राम 324, आगरा 302, बागपत 311, बुलंदशहर व भिवंडी में 326, हिसार में 341, मुजफ्फरनगर में 346 व यमुनानगर में 329 AQI दर्ज किया गया। दिल्ली की समग्र वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान के अनुसार आज की सुबह बहुत खराब श्रेणी में है। सतही हवाएं पश्चिम, दक्षिण, पूर्वी और मध्यम स्तर की हवा की दिशा उत्तर पछुआ है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर।
हमारी अगली खबर है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन में फिर से होगा शामिल। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि चीन नियम कायदे के आधार पर काम करे और ऐलान किया कि अमेरिका फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन में शामिल होगा। बाइडेन ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि चीन जिस प्रकार से काम कर रहा है इसके लिए वह उसे दंडित करना चाहते हैं। बाइडेन की इस टिप्पणी के बारे में उनसे पूछे जाने पर वह प्रतिक्रिया दे रहे थे। उनसे यह पूछा गया था कि क्या दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाएगा या फिर वहां से आयात अथवा निर्यात होने वाली वस्तुओं पर कर बढ़ाया जाएगा। इस साल अप्रैल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका के हटने की घोषणा की थी। बाइडेन ने कहा, मामला चीन को सजा देने का ज्यादा नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का है कि चीन यह समझे कि उसे नियम कायदों के अनुसार काम करना होगा। यह एक सामान्य सी बात है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति गवर्नरों के द्विदलीय समूहों के साथ विलामिंगटन स्थित अपने आवास पर बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह भी एक कारण है कि उनका प्रशासन विश्व स्वास्थ्य संगठन में दोबारा शामिल होने जा रहा है। बाइडेन ने कहा कि उनका प्रशासन पहले ही दिन इसमें यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में फिर से शामिल होने जा रहा है और इसको सुधार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, हमें पेरिस जलवायु समझौते को फिर से शामिल होने की जरूरत है। उन्होंने कहा, हमें यह सुनिश्चित करना है कि शेष विश्व और हम एक साथ आए और तय करें कि कुछ निश्चित नियम हैं जिन्हें चीन को समझना है। अमेरिका चीन संबंधों के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का 4 साल का कार्यकाल सबसे बुरा दौर था। इसी खबर के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है 8 लाख से अधिक मतों की होगी दोबारा गिनती। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अभी तक मानने को नहीं तैयार है अपनी हार। तो आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। विस्कॉन्सिन चुनाव आयोग ने 2 काउंटी में डाले गए 8 लाख से अधिक मतों की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध पर फिर से गिनती करने का गुरुवार को आदेश दिया। ट्रंप द्वारा पुनर्मतगणना के लिए $30 लाख का भुगतान करने के बाद आदेश कानूनी तौर पर जरूरी था। इस पर बुधवार रात 5 घंटे से अधिक समय तक बहस के बाद सहमति बनी। डेमोक्रेटिक कमिश्नर मार्क थॉमसन ने कहा, यह असाधारण है कि हम 6 लोगों में इसको लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के बीच आयोग 3-3 से विभाजित है। आपको बता दें कि ट्रंप के फर्जी दावों का बचाव कर रहे हैं रिपब्लिकन नेता, ऐसा कहा है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को खारिज करने के रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं के प्रयासों पर चिंता जताई और कहा कि वे डोनाल्ड ट्रंप के फर्जी दावों का इसलिए बचाव कर रहे हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं। तो इसी के साथ ही आज के गुड मॉर्निंग भारत शो में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।